वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। बस आरजू जी, आपने आपने आदेश दिया, हम आ गए। बहुत शुक्रिया, यही बात आपकी हमें बहुत पसंद है। अब सर अगर हम बात करें, आपके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं तो पूरे साल आपके यहाँ, पूरी लाइफ आपके यहाँ इलेक्शन ही चलते रहते हैं, कोई और काम पता नहीं आप लोग कब करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आगे बीजेपी ही दिखाई दे रही है, लेकिन आप मुझे अब इस वक्त बताइए कि अभी तक क्या हुआ, अभी कुछ आगे रिजल्ट चेंज हुए यानी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले तक जब तक देखा था जो लोग शेयर कर रहे थे वहां पर सोशल मीडिया पर, तो बीजेपी दिखाई दे रही थी। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है कि आज मिक्स रिजल्ट रहा बीजेपी के लिए। उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, अनप्रेसिडेंटेड जो सफलता जिसे कहते हैं उनको मिली है महाराष्ट्र में, जहां उन्होंने 288 में से पोल बीजेपी सिक्योर 234 सीट्स, बीजेपी प्लस यानी अलायंस में बीजेपी ने 234 सीटें। इट्स अ क्लीन स्वीप, ठीक है ना। वही यदि आप बात करें इंडिया जो राहुल गांधी जी का गठबंधन है उसकी यदि बात करें तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका मेरे ख्याल से 42 या कुछ ऐसी सीटें मिली हुई हैं, ठीक है ना, 48। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, 48 सीट्स आती हैं इनकी फॉर लोकसभा। और लोकसभा में पिछली बार 2019-2024 के इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा चोट खाना पड़ा था, क्योंकि 2024 के जो महाराष्ट्र के लोकसभा सीटें थी उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना। तो इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार कांटे की टक्कर होगी और एनडीए वाली जो घटक दल हैं दे विल डू बेटर, बट ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। बीजेपी को मिली थी दिख नहीं रहा इसमें कितनी मिली थी, मेरे ख्याल से कुछ 9-10 सीटें ही मिली रही होंगी या कितनी पता नहीं चला। तो मतलब लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था लोकसभा में बीजेपी ने, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। बीजेपी मेरे ख्याल से 145-46 सीट पे लड़ी और 134 सीट पे बीजेपी ने खुद से विक्ट्री ली है। तो इट्स अ वेरी मैसिव विक्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता, लोकप्रियता, उनका नेतृत्व, उनकी व्यक्तित्व, उनकी दृष्टि, उनका विजन ऑफ इंडिया, उनका हिंदुत्व का प्लान, सैफरन जो अपील है, उसने फिर से एक बार चमत्कार किया और महाराष्ट्र में कमल खिल गया। लेकिन मैं बिल्कुल जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरा एक स्टेट है झारखंड, जहां पे भी इलेक्शन हुए। झारखंड में बीजेपी ने उतना अच्छा नहीं किया नंबर ऑफ सीट वाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। नंबर ऑफ सीट अगर आप देखेंगे ना तो बीजेपी की सीटें बहुत कम आई हैं, लेकिन वही अगर आप वो देखिए जो नंबर ऑफ वोट्स है वो बीजेपी को झारखंड में ज्यादा आया है। दिस इज समथिंग एक्सेप्शनली, जिसे कह लीजिए डिफरेंट। यानी बीजेपी को सोचिए कि अकेले बीजेपी को कुल 59,21,000 यानी 59,21,474 वोट्स कास्ट हुए हैं, जो कि अराउंड 33% है। जो इनकी राइवल पार्टी है उसको आप समझ लीजिए करीब उसको 41 लाख वोट मिले हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 41 लाख वोट्स के साथ 34 सीट मिली हैं और बीजेपी को आप समझ लीजिए 59 लाख वोट के साथ 23 सीट्स मिली हैं।
यानी बीजेपी की जो वोट है, नंबर ऑफ वोट जो बीजेपी को पड़ा है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनको समझ लीजिए 18 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, फिर भी बीजेपी को जेएमएम से कम सीट आई है। तो बीजेपी को नंबर ऑफ वोट ज्यादा मिले बट नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम मिली है। तो इट्स अ वेरी वेल, बीजेपी ने चारों खाने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ एक जगह पे बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई झारखंड में, वो एक उनका सेटबैक है। बाकी और भी यूपी में भी बाई इलेक्शन हुए थे 9 सीटों पे, उसमें से 7 बीजेपी ने जीते। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल डे। और एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि प्रियंका गांधी पहली बार सदन में पहुंच गई हैं लोकसभा में वायनाड से। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। उनके भाई साहब जो थे राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड से इलेक्शन लड़ा था और रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था। तो दोनों जगह वो जीत गए थे। तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी थी और उस सीट पे बाद में प्रियंका जी ने चुनाव लड़ा और प्रियंका जी आज जो है संसद की सदस्य हैं। जी आजू जी, मुझे एक चीज और भी बताइए आप, ये कि डॉक्टर साहब के 3 बार हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं भारत में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज उन्होंने की, ऐसा कौन सी पॉलिसीज वो लेकर आए या काम किया उन्होंने जिसकी वजह से वो एक के बाद एक 3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर बनकर आए भारत के? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आरजू जी। इस क्वेश्चन पे पानी पीने लायक है। जो आप कहती है ना कि टफ क्वेश्चन पूछ देते हैं तो पानी पीना पड़ता है। सो दिस इज इंडीज वन ऑफ दोज वन। देखिए आरजू जी, हर आदमी की एनालिसिस अलग अलग होगी ना। मेरी एनालिसिस में बता देता हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरे को अपील करता है। 4 से 5 चीजें हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को अजेय बनाती हैं, इनविंसिबल बनाती हैं, ठीक है ना। नंबर वन प्राइमरी हिंदुत्व, ठीक है ना। भारत में पिछले 70 सालों से, देखिए, हिंदुत्व को पिछले 800-900 सालों से दबाया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। पहले इस्लामिक क्रांताओं के द्वारा जिन्होंने जिहाद किया, भारत के लाइफस्टाइल के प्रति, मंदिरें तोड़ना, लोगों को मारना काटना, ये किया गया, फिर भी ये बचा रहा हिंदुत्व। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर उसको दबाने की कोशिश की, फिर भी ये बचा रहा। उसके बाद 1947 में जब हम आजाद हुए और 1950 में जब हमारी 51 में जो पहली गवर्नमेंट बनी, उसने भी हिंदुत्व का तिरस्कार किया, बल्कि हिंदुत्व को मिटा दिया हमारी हिस्ट्री की किताबों से और यह बता दिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग थे, वो बेसिकली मुगल थे। तो भारत में हिंदुत्व के साथ जो नेहरूवियन पॉलिसी है उसने सही व्यवहार नहीं किया, भारत की हिस्ट्री के साथ सही व्यवहार नहीं किया। मुगल हमारी हिस्ट्री नहीं हो सकते, मुगल हमारी हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुगल हमारी हिस्ट्री नहीं हो सकते। हमारी हिस्ट्री वेद है, पुराण है, राम है, कृष्ण है, भगवान बुद्ध हैं, गुरु नानक है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो उस वजह से ये जो एक हिंदुत्व की जो एक सिमरिंग थी, पॉपुलेशन फिर भी 81-82% पॉपुलेशन थी। हिंदुत्व को गाली दिया कि ये जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने गाली दिया कि हिंदुत्व ने बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया है शूद्रा के साथ और शूद्र लोगों को ये किया वो किया, लेकिन कभी भारत टूटा नहीं। किसी शूद्र ने नहीं कहा कि हमें हमारा देश दे दो, या कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं दिखता, कोई मैसेकर नहीं दिखता। ये खाली कम्युनिस्टों की किताब में आपको ओवर ग्लोरीफाइड या समझ लीजिए मैग्नीफाइड डिमोनाइजेशन ऑफ ब्राह्मण्स मिलता है, जो कि सच नहीं है। तो पहला है हिंदुत्व, रिवाइवल ऑफ हिंदुत्व, रिवाइवल ऑफ हिंदू फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसको आप सेफ्रनाइजेशन कहती हैं। एंड आई एम अ हार्ड कोर सेफ्रनाइज्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि सेफ्रन जो है वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का भी नेतृत्व कर सकता है। दूसरा जो है वो है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व। वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान लगते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है। उनके डिसीजन जो होते हैं, चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं और उनके पास अपने शत्रु को भी मित्र बनाने की कला पता है उनको। तो वो एक चोजन वन है। और हमारी भाषा में कहें तो मैं उनको अवतरित मानता हूँ कि इतना ज्यादा क्वालिटी होना किसी व्यक्तित्व के अंदर जिसको कि पॉलिटिकली असैसिनेट करने की कोशिश की गई हो। 2002 के दंगे के बाद से उनको क्या क्या नहीं कहा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, बट देन द मैन रोज लाइक अ फिनिक्स। अगर ट्रंप को लेफ्ट लिबरल ने मारने की कोशिश की अमेरिका में,
वो वापस आए हैं, उतनी ही बड़ी विक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी की है कि वो लेफ्ट लिबरल के हाथों उनका नुकसान नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है, वो एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो मोदी जी की स्कीम थी। मोदी जी अनलाइक वाजपेयी साहब या दूसरे जो बीजेपी के लीडर थे, जो शाइनिंग इंडिया और इस तरीके का जब उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया या कुछ विकास के काम कर लिए, उन्होंने लगा कि हम इसके आधार पे जीत जाएंगे इलेक्शन, पर वो उसके आधार पे इलेक्शन जीते नहीं जाते। और मोदी जी को ये बात पता है, तो मोदी जी ने ये एक डीबीटी जो की ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो है, उसमें उन्होंने एक बेनिफिशियरी का ग्रुप तैयार किया। जैसे उनकी कुछ योजनाएं हैं आरजू जी, लोगों को, हर आदमी को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 5 या 6 लाख रुपए दिए जाते थे। वो अपना टूटा जो उसकी मड़ई होती थी उसको वो पक्के मकान में बना ले अपनी डिजाइन के हिसाब से। गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया कि हम आपको भेज रहे हैं, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं उसको, ये ठेकेदार, और वो बनवाएगा, क्योंकि वो पैसे खा जाते। लोगों के बैंक में 5.5 लाख रुपए दे दिए। किसान समृद्धि योजना दी, हर किसान को, छोटे किसान को हर 3 महीने में 3,000 रुपए वो ट्रांसफर कर देते थे, जिससे यूरिया खरीदने में काफी आसानी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महिलाओं के लिए एक अलग वर्ग ऑफ बेनिफिशियरी तैयार किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारत में एक समय ऐसा था कि भ्रूण हत्याएं इतनी होती थी कि हमारी बिटियाओं को, बच्चों को, लड़की अगर पता चल जाए कि आपके पेट में है तो लोग वो करवा लेते थे, अबॉर्ट करवा लेते थे। तो उन्होंने ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो उनकी स्कीम चली है, उसने एक महिलाओं से उनको काफी कुछ जोड़ा है। और उसके बाद उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, उसने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया इंडियंस के अंदर कि देखो हमारा भारत दुनिया में नाम कर रहा है, ये कर रहा है। तो भारतीयों को एक सेंस ऑफ विश्वास, जो यूपीए के समय में जो एक हमारी वो हो गई थी कि हमारा मोरल जा चुका था, हम अपने बारे में खराब महसूस करते थे, मोदी जी ने, जैसे अभी पाकिस्तान का हालत है कि कोई पाकिस्तानी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता, सिवाय इसके कि जो न्यूक्लियर बटन लेकर के बैठा हुआ है उसको छोड़ दे। अगर आप न्यूक्लियर बम पे बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति हो, मैं बस लेके उड़ी जाऊंगा। अदरवाइज देयर इज नो रीजन। आप अच्छा नहीं फील करते, दुनिया में अच्छा कहीं नहीं हो रहा, आइसोलेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, हमें पैसे नहीं दे रहा, तो एक जनता के मोराल पे असर पड़ता है। तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी ने भारत का नाम जो है विदेश की धरती पे काफी ऊंचा उठाया, जिससे कि यहाँ का आम जनमानस जो है उसको बहुत अच्छा वो किया। तो ये 4-5 चीजें हैं, मैं उनको श्रेय देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी का। मेरी नवाखी है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 2002 से हम लोग लड़ रहे हैं। हम जैसे लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, और जो लोग उनको गालियां देते रहे वो अब जा करके उनका फायदा उठा लेते हैं। पर ठीक है, कर्म के पथ पे ये मिला तो सही, वो मिला तो भी सही। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही, लेकिन मैं अभी इसी तरफ आने लगी थी कि ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। और 2002 के जो दंगे थे या जो उस वक्त जो कुछ हुआ था उसको लेकर भी, और साथ साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी कहा गया कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, और माइनॉरिटीज की बात भी की गई। सिर्फ पाकिस्तान की मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, भारत के अंदर से इस किस्म की आवाजें उठी। आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने उस चीज को कैसे मतलब कंट्रोल किया या उसको कैसे मैनेज किया कि लोगों की सोच जो है वो पॉजिटिव हो? आरजू जी, यू आर ऑन फायर। दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोदी जी ने 2002 में जो किया था वो मोदी जी ने नहीं किया। भारत 2014 तक एक आप घोषित इस्लामिक राष्ट्र है। भारत 2000 से पहले अघोषित इस्लामिक राष्ट्र था। यहाँ पे चीजें इस्लामिक दृष्टिकोण से की जाती थी, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको सेक्युलरिज्म का चूरन चटा करके और उससे ऐसे काम करवाए जाते थे जो कि किसी भी तरीके से उसके इंटरेस्ट में नहीं था। भारत में एक लॉ बना दिया गया 1954 में, वक्फ एक्ट में, कि जैसे अगर भारत में कोई हिंदू है, वो अगर इंटेस्टेट मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो है हिंदू की वो गवर्नमेंट ले लेती है। लेकिन अगर आप मुसलमान जो है वो एक वक्फ बोर्ड बना करके और वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को अवक्फ कर दे तो फिर वो प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड चलाता है। इस टाइप की बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज यहाँ पे चलाई गई। तो भारत का जो इंटेलिजेंशिया था वो नेहरूवियन था, और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का मतलब था कि प्रो इस्लामिक होना और एंटी हिंदू होना।
ये आपको भारतीय सेक्युलरिज्म का मतलब समझना पड़ेगा कि मुसलमान गलती नहीं कर सकता। आप अगर पोटा एक्ट ला रहे हो टेररिज्म से लड़ने के लिए, तो आप बेसिकली सेक्युलरिज्म का वॉयलेशन कर रहे हो। मुस्लिम्स इंडिया में कोई गलती नहीं किए हैं। सारी इंडिया की प्रॉब्लम ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई थी। ब्राह्मण जो थे भारत में त्रासदियों का कारण थे, जबकि इस्लाम की वजह से देश भी टूट गया, लेकिन इस्लाम के ऊपर कोई दोष नहीं लिया गया इस देश में। सारी की सारी दोष जो है वो मर दिया गया ब्राह्मणों के ऊपर, और जात पात में भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। इसी को नेहरूवियन पॉलिसी कहते हैं। इसी के तहत भारत चला 2014 तक। भारत हिंदुत्व की या वेद की फिलॉसफी के साथ, और इन्होंने पूरे एकेडमिया से लेकर के जुडिशरी से लेकर के और स्पेशली आपका जो ये था प्रेस, इसमें इनके आदमी वो थे। आज आपको नाम लेने में मुझे कोई नहीं है, राजदीप सरदेसाई, ये क्या नाम है, बरखा, रवीश कुमार बरखा, ये देवर रैबिड एंटी हिंदू एंड एक्सेसिवली प्रो मुस्लिम। गजा में उनको जो है वो जो इस्माइल हनिया है वो उनको, या जो यावा सिनवर है वो उनको वो दिखता है फ्रीडम फाइटर। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़ाई हो जिसमें हिंदू के हाथ मुस्लिम पड़ जाए तो तुरंत हिंदू की जाति बता देंगे, दलित बताएंगे, हिंदू। इस तरीके का अजीब सी इनकी एक मानसिकता थी। तो भारत का जो लिबरल था, लेफ्ट लिबरल या नेहरूवियन जिसको पॉलिसी कहती है, नेहरूवियन पॉलिसी का एक मतलब है लव विद इस्लाम, हेट विद हिंदू। लव विद इस्लाम एंड हेट विद हिंदू। तो वो खुद कह देता है भाई, नेहरू जी कह देता है आई एम एक्सीडेंटली अ हिंदू, ही हेटेड हिंदुइज्म। तो उन्होंने 70 साल, अब हमारा पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। द मैन नेवर स्टडीड, द मैन नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट इंडिया। मक्का में पैदा हुए, 14-15 साल तक वो सिर्फ मदरसा में पढ़े, वो किसी मॉडर्न स्कूल में भी नहीं गए। तो एक मदरसा का पढ़ा हुआ व्यक्ति वो भारत की इतिहास को प्रेम करेगा। उन्होंने वैसे ही स्कॉलर्स को तैयार कर दिया, जिन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को घटिया आदमी दिखाया, औरंगजेब को अच्छा आदमी दिखा दिया। मेरे क्लास की एक बच्ची ने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे बोलती है कि सर, वो बच्ची की बिटिया की गलती नहीं है, वो बोलती है सर यहाँ पे जो मुगल थे जिन्होंने धर्म के आधार पर मंदिर को तोड़ा, जिन्होंने ब्राह्मणों की, शूद्रों की, सबकी हत्या करी, हिंदुओं की, उनको हमारे स्कूल किताबों में पढ़ाया कि ये लोग आए थे हमारे यहाँ पे हमें बचाने, इससे बचाने भैया, तो उससे चंगेज खान से। ये हमारे यहाँ पे इस हद तक ये लोग झूठ बोलने पे गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी उसी का शिकार हुए। 2002 में क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद पे के अगेंस्ट में भारत राम मंदिर की लड़ाई कब से लड़ रहा था। 1991 में वो जो ढांचा था, उस ढांचे को भीड़ ने तोड़ दिया। उस ढांचे को तोड़ने के बाद जो लेफ्ट लिबरल मीडिया था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये हुआ कैसे, क्योंकि वो चाहता तो अब इतने मस्जिद बनाए गए, मैं बनारस का रहने वाला हूं, और कोने में मस्जिद बनवा दिया गया था और मंदिरों को दबा दिया गया था इनके राज्य में, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस्लामिसाइज करना चाहते थे भारत को। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2014 में वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर दे दिया कि यदि वो ये चाहे तो आपके घर को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे। अब आपका जिम्मेदारी है, जाके लड़िए और कोर्ट में छुड़ा सकते हैं तो छुड़ाइए, वरना वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, भारत की प्रॉपर्टी इस्लामिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। कह रहे नहीं वैसे। अब ये जो मानसिकता से मोदी जी लड़े और 2014 में ये सेक्युलरिज्म जो था वो खत्म हो गया। अब आपको कोई भी भारतीय, ये जो सो कॉल्ड ये हैं, क्या कहते हैं इनको, इंटेलेक्चुअल्स कह लें, शेमी सूडो इंटेलेक्चुअल्स कह लें या पत्रकार कह दें, अब ये सेक्युलरिज्म का नारा नहीं लेते। और अगर आप नोटिस करें तो बीजेपी ने 2024 के बाद बीजेपी ने भी एक नारा त्याग दिया है। पहले बीजेपी कहती थी, 2014 में कहा, 2019 में कहा, 2024 में कहा, पर बीजेपी को सीख मिल गई। पहले वो क्या कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जब उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने के बाद भी, कि वोट तो आपको हिंदू ही कर रहा है और बेनिफिट आप मुसलमान को भी दे रहे हो, मुसलमान कह रहा है वोट नहीं देंगे। तो इन्होंने इस बार जो अपना नारा निकाला है वो क्या निकाला, हालांकि वो रिस्पांस में निकाला जो राहुल गांधी कह रहे हैं कास्ट सेंसस, और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के प्लैंक पे आई है उसका नाम है कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। इन आधार पर बीजेपी जीत के आई है, प्रचंड बहुमत किया है इन्होंने महाराष्ट्र में,
और प्रचंड मोहब्बत किया जेएमएम ने वहां पे। लेकिन मोदी जी ने इस समझ लीजिए इस एक ऐसा भारत में सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट का जाल बनाया हुआ। भारत ने ओआईसी की मेंबरशिप अप्लाई की थी, आपको पता है? जी जी मुझे पता है। इंडिया वांटेड टू बी द मेंबर ऑफ ओआईसी। आप समझ रही है भारत को कहां ले जा रहे थे ये लोग? इनका बस चलता तो ये भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पे इसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देते, बोलते ये है सेक्युलरिज्म का मतलब। एंड देन केम 2014 में कि सोई हुई जनता जागी और उन्होंने कहा इन्होंने बेच देना है। 2013 में ये लोग एक बिल लाए थे, कम्युनल बिल, उसका नाम था एंटी रॉयड बिल। उसमें यह था कि जहां भी दंगे होते हैं रिस्पॉन्सिबल हमेशा मेजोरिटी होगा। दंगे की शुरुआत कोई भी करे लेकिन मेजोरिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको पता है कल मॉन्ट्रियल जला दिया गया कनाडा में, आपको पता ही होगा कनाडा का मॉन्ट्रियल जला दिया। किन्होंने जलाया ये भी आपको पता होगा, क्यों जलाया ये भी आपको पता होगा। लेकिन अगर ये भारतीय लॉ से चलते ना तो इसके जिम्मेदार वहां के कैनेडियन है। भारतीय लॉ के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जिम्मेदार वो हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो लोग बेचारे मासूम हैं जो आग लगा रहे हैं। ये आवाज बिल्कुल नहीं 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 सॉरी मेरा हाथ लग गया था, मेरी साइड से आवाज आई है। अब ये क्या आपने सामने जादू वाला कुछ वो रखा हुआ है, वो मंत्र फूकने वाला कि सब दिखा रहा है, अजीब अजीब बातें बोल रहा है, या वो ये बोला कि मिश्रा चुप हो जा? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं कह रहा, आप बात कीजिए प्लीज, सॉरी। तो नहीं बड़ा मुझे अच्छा लगा, आई लाइक दिस बॉय। तो बस वही है। तो मोदी जी ने मोदी जी युग पुरुष है भाई, उन्होंने भारत को बचा लिया, भारत को बचाया। वरना तो इन्होंने भारत में हिंदुओं को, सैफरन को विलेन किताबों के थ्रू साबित कर दिया था। ब्राह्मणों को तो डिमोनाइज ऐसा किया कि ब्राह्मणों की वजह से देश टूटा है। हैरत की बात है सर, जो मेजॉरिटी में है वो उनके लिए आप ये कह रहे हैं? फिर से पूछिए। मैं कह रही हूँ मुझे हैरत ये हो रही है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं आप उनके लिए ऐसे कह रहे हैं कि वो दब गए और उनको दबा दिया गया। देखिए मेजॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट नहीं है वेद का, मेजॉरिटेरियन कंसेप्ट अब्राहमिक रिलीजन का है कि हम और तुम की बात करता है वो। वेद हम और तुम की बात ही नहीं करता, वेद सबको एक्सेप्ट करता है। भाई यहाँ पे यहूदी माइनॉरिटी थे, यहूदियों का परसिक्यूशन हुआ क्या? यहाँ पे वो माइनॉरिटी थे पारसी, उनका परसिक्यूशन हुआ क्या? भारत में जो वैदिक फिलॉसफी है उसमें माइनॉरिटी नहीं चलता, मेजॉरिटी। इट्स एन एक्सक्लूसिव, बिकॉज इट्स एन एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ अब्राहमिक फेथ, जिसमें सोशल ऑर्डर का बेसिस होता है फेथ इन द गॉड। और जिसका फेथ इन द गॉड है उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जिसका फेथ इन द गॉड नहीं है उसको कम राइट्स मिलेंगे। जैसे आपके यहाँ पे हिंदू है उसको वो राइट नहीं मिल सकता जो कि मुसलमान को मिलेगा। अगर उसको, और वो देखिए वो टैक्टिक्स यही अच्छी है, अगर आपको हिंदुओं को डिसइंसेंटिवाइज करना है, उनको कम राइट्स दीजिए, वो मुसलमान बन जाएंगे। भारत में उल्टा कर दिया, भारत में मुस्लिम होने को इंसेंटिवाइज कर दिया और हिंदू होने को डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। अरे ये जो आप जाकिर नायक को आज आप बोलिए हमने छित्तर मारे, हमने ये मारे, इनका टीवी चलता था, इनकी तूती बोलती थी, ये भारत के हीरो थे। क्यों टीवी, ये टीवी, पीस टीवी चला रहे थे और खड़े आम भारत में खड़े होकर के बोलते थे तुम्हारे तो भगवान के सूंड है, वो क्या करेगा? आप कह रही है ये मेजॉरिटी मिनॉरिटी, भारत की सोच नहीं है मेजॉरिटी मिनॉरिटी की। भारत सबको साथ में लेके चलता है, इसीलिए इनका ये हालत है। मेजॉरिटी मिनॉरिटी किए होते तो आज हमारे यहाँ जब आजादी के समय 8-9% मुसलमान थे, वो सूझ करके 14-16% हो गए भाई। ऐसे नहीं होता, ये हर फिलॉसफी एक नहीं होती। आरजू काजमी जी एक विशिष्ट पत्रकार है। हर वो महिला जो पत्रकार है या यूट्यूब पे अपना चैनल सक्सेसफुल चला रही है, आरजू काजमी नहीं हो जाएंगी। कुछ लोग आरजू काजमी बनने की कोशिश कर सकती हैं, आप बहुतों की रोल मॉडल है, मैं जानता हूं। कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई आरजू जी से हम सीखते हैं, हम खुद आपसे सीखते हैं आरजू जी। तो पॉइंट ये है कि भाई आप सबको ही तो आरजू का आदमी नहीं बन जाएगा ना। उसी तरीके से हर फिलॉसफी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो, ये ठीक नहीं है। भारत की फिलॉसफी में कोई माइनॉरिटी नहीं। और इसका स्टेटस, इसका प्रूफ ये है कि पारसी हमारे यहाँ सुख से रहे हैं, जूस हमारे यहाँ सुख से रहे हैं। हमको खाली वो गाली देते हैं जो आके हमको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो भारत होने नहीं देता तो कहते हैं गाली कर देंगे आप। ये जो आपके पास ये फ्यूचर बॉल है वो भेजिए जरा यहाँ पे, हम भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि जा कहाँ रहे हैं सलाम। हमारे पास कोई फ्यूचर बॉल नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल वो गोल सा जो दिख रहा है मुझे, जिसको आप बार बार हर 2 मिनट पे कहनी है। माइक है सर, क्या हो गया माइक? अच्छा माइक है,
यहाँ से भैया वो दिख रहा, वो क्रिस्टल बॉल की तरह लग रहा था, जिसमें आप देख रहे हैं क्या पता ये मिश्रा का क्या चलेगा आज के बाद। नहीं नहीं भाई क्या, लेकिन ये कि नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और बहुत कुछ समझने की भी कोशिश की। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।